स्वागत है साथियों। यूपी जीडीसी के मेंस परीक्षा की बैच में अब तक हमने लगभग 15 प्रश्नों के उत्तर जो मॉडल आंसर हैं उनका अध्ययन किया और देखा कि कैसे कैसे प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से या हिंदी लोक साहित्य से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर हम कैसे लिखें। उसी क्रम में हम आज देखेंगे लोक साहित्य के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लोक नाट्य की परिभाषा। क्योंकि पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो आपको अध्ययन करना है। आप देखेंगे टॉपिक के रूप में कि लोक साहित्य की जो विविध विधाएं हैं कौन कौन सी। लोकगीत के विषय में हम लोगों ने देखा लोकगीत की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, लोक गाथा, ठीक है, लोक गाथा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा लोक नाट्य पर आज हम सभी देखेंगे लोक नाट्य, लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां, ये सभी लोक साहित्य के अंतर्गत इनसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं संभावित उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले एक सूचना है कि यूपीएचईएससी की जो आगामी बैच है, जो परीक्षा होने वाली है, उसकी नई बैच आज से शुरू हो चुकी है विज्ञापन संख्या 52 के लिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नई बैच बहुत शानदार तरीके से यूपीएचईएससी की शुरू होगी। तो देखते हैं, प्रश्न है लोक नाट्य की परिभाषा दीजिए तथा उसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। इसके उत्तर को लिखते वक्त हमें जो बातें लिखनी हैं, हम लिख सकते हैं कि लोक नाट्य लोक जीवन से उद्भूत वह नाट्य विधा है जिसका जन्म, विकास और संरक्षण लोक समाज द्वारा होता है। यानी ये जो लोक नाट्य है ये लोक जीवन से ही उद्भूत होने वाली नाट्य विधा है और इसका जन्म, विकास तथा संरक्षण लोक समाज के द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसी एक लेखक की अपेक्षा सामूहिक लोकानुभव, परंपरा, रीति रिवाज, आस्था, उत्सव, संगीत, नृत्य तथा अभिनय का समन्वित रूप अभिव्यक्त होता है। हमने जब लोक गाथा के विषय में अध्ययन किया तो हमने वहां भी यही बात देखी कि सामूहिक लोकानुभव से उपजा हुआ होता है लोक साहित्य का कोई भी अंग हो, उस पर किसी लेखक का, किसी रचनाकार का कोई एकाधिकार नहीं होता। वो सामूहिक लोकानुभव से जुड़ता है, हर पीढ़ी उसमें कुछ न कुछ ऐड करती जाती है। तो सामूहिक लोकानुभव, परंपरा, रीति रिवाज, आस्था, उत्सव, संगीत, नृत्य। चूंकि लोक नाट्य है तो इसमें संगीत का भी, लोक संगीत का भी समावेश होगा, लोक नृत्य का भी, लोक गीतों का भी, सबका एक समन्वित रूप होता है लोक नाट्य। तो ये हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कृष्णदेव उपाध्याय जी का एक कथन है जो लोक नाट्य को और स्पष्ट करेगा कि लोक नाट्य लोक जीवन की सामूहिक भावनाओं, विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं की नाट्यात्मक अभिव्यक्ति है। नाट्य रूप में इन्हीं सब चीजों का, भावनाओं का, विश्वासों का, सांस्कृतिक परंपराओं का, इन सब की नाट्यात्मक अभिव्यक्ति होती है लोक नाट्य में। एक लोक साहित्य के बड़े अध्येता हुए डॉक्टर सत्येंद्र, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। कृष्णदेव उपाध्याय के साथ डॉक्टर सत्येंद्र का नाम भी होगा क्योंकि इन्होंने लोक साहित्य पर, उसके स्वरूप और सर्वेक्षण पर उनके ऊपर संपादित कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो एक बड़े लोक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक नाट्य को लोक संस्कृति का जीवंत एवं क्रियाशील रूप माना है। दरअसल लोक संस्कृति के ही अंग हैं ये लोक नाट्य, लोक गाथाएं, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य। तो ये लोक संस्कृति का एक जीवंत रूप है लोक नाट्य, जो कि प्रदर्शन के रूप में रचनाकारों के द्वारा या नाटककारों के द्वारा, प्रस्तुतकर्ताओं के द्वारा जीवंत प्रस्तुति की जाती है, जिसमें लोक जीवन का सहज और स्वाभाविक चित्रण मिलता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हमें इस रूप में इसको एक पैराग्राफ लोक नाट्य की परिभाषा के रूप में देना है। आगे देखते हैं लोक नाट्य की परिभाषा के विषय में, उसकी अवधारणा के विषय में हम और क्या बातें कह सकते हैं। लोक नाट्य की अवधारणा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोक शिक्षा, सामाजिक चेतना, धार्मिक विश्वास, नैतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक संरक्षण का प्रभावी माध्यम भी है।
ये सारी जो आवश्यकताएं हैं वो लोक नाट्य से पूरी होती हैं। सामाजिक चेतना का प्रसार भी आप देखें, चाहे नुक्कड़ नाटक की एक शैली हो, ये लोक नाट्य की ही शैली है कि किसी चौराहे पे खड़े होकर के कुछ कलाकार किसी समसामयिक ज्वलंत मुद्दे पर नाट्यात्मक प्रस्तुति देते हैं और जनता में, सामान्य जन में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करते हैं। तो सामाजिक चेतना पूरी होती है। रामलीला और रासलीला या अलग अलग तरीके के जो धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए लोक नाट्य की पद्धतियां हैं, वो सभी धार्मिक विश्वासों को मजबूत करती हैं। नैतिक मूल्यों के लिए भी और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी अलग अलग तरीके के लोक नाट्य दिखाई पड़ते हैं। इसकी प्रस्तुति प्रायः खुले मंच पर होती है। जो लोक नाट्य होता है उसके लिए किसी ऑडिटोरियम की जरूरत नहीं होती है, किसी बंद प्रेक्षागृह की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये खुले आकाश में होता है, खुले मंच पर होता है, जहां दर्शक और कलाकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित होता है। किसी रंग सज्जा से नहीं, किसी पर्दे के इस्तेमाल से पटाक्षेप करके दृश्यों को नहीं बदलना है, सब कुछ खुले मंच पर अभिनीत होता है। लोक भाषा, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, तात्कालिक संवाद और सहज अभिनय इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब कौन कौन से रूप प्रचलित हैं लोकनाट्य के? नौटंकी, स्वांग, रामलीला, रासलीला ब्रज क्षेत्र में, यक्षगान जो पौराणिक विषय वस्तुओं पर आधारित है, तथा तमाशा जो मेलों में होते हैं, इसके प्रमुख रूप हैं। ये लोकनाट्य का रूप है। इनके अलावा राजस्थान की परंपरागत कठपुतली नाट्य लोक मनोरंजन का एक प्रमुख माध्यम है। जो कठपुतली नाट्य होता है, जो मंच पर सूत्राधार अपनी उंगलियों के इशारे से, सूत्रों के सहारे कठपुतलियों का मंचन करता है, वहां भी एक नाट्य की प्रस्तुति होती है और मनोरंजन का एक बड़ा साधन है। यह नाट्य प्रणाली आज भी हमारे लोक में विद्यमान है। महापुरुषों की जीवन गाथाओं को प्रस्तुत करने में सूत्राधार इन कठपुतलियों का प्रयोग करते हैं। तो ये उसकी अवधारणा और उसकी परिभाषा के रूप में हम इन बातों को लिख सकते हैं। निष्कर्षतः लोक नाट्य भारतीय लोक संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है, जो लोक जीवन की सामूहिक स्मृति, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करता है। तो इतनी बातें हम लिख सकते हैं इसके विषय में, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लोक साहित्य के अंतर्गत क्या पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो विषय रहेगा हमारा पूरी तरह से केंद्रित रहेगा लोक नाट्य पर ही, कि लोक नाट्य से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, हम उनका अध्ययन कर लें और आप सभी लोक नाट्य के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं, उसके विशेषताओं को समझ जाएं, उसके जो रूप प्रचलित हैं उनसे परिचित हो जाएं। तो दूसरी विशेषता देखते हैं, परिभाषा और अवधारणा के बाद लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। क्या विशेषताएं हैं लोक नाट्य की? ठीक है, तो उत्तर जब लिखेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं कि लोक नाट्य भारतीय लोक जीवन की सांस्कृतिक चेतना का सशक्त माध्यम है। तो साथियों, यूपीजीडीसी की मेंस की परीक्षा रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी आप लोग करते रहें, खुद से प्रैक्टिस करें। हम बीच बीच में जो पॉज लेकर के भी, कुछ व्यवधानों के कारण भी क्लासेस लगातार नहीं हो पाई, लेकिन अब हम लगातार बीच बीच में जुड़े रहेंगे। आप लोगों को प्रश्न भी ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप खुद से भी प्रयास करेंगे ताकि वो रिदम चलता रहे, जब भी परीक्षा हो तो आप प्रिपेयर रहें। तो हमारी तरफ से आपको कंटेंट जल्दी ही जो कुछ है प्रश्नों के उत्तर, मॉडल आंसर, वो ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी। 15 प्रश्नों के आंसर एक साथ भेजे जाएंगे आपको। और यूपीएचएससी की, यूपी हायर की जो नई वैकेंसी आने वाली है, उसके बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9696994252। इस नंबर पर संपर्क करके आप इस नई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, तो आज ही इससे जुड़ सकते हैं। तो लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? इसकी प्रमुख विशेषता इसकी लोक ग्राह्यता है, लोक में स्वीकृति है, लोक जैसे ग्रहण करता है, ये इसकी लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताओं में है, जिसके कारण यह जन सामान्य के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय तथा डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक नाट्य का जो स्वरूप है वह लोक जीवन, लोक संस्कृति और सामूहिक परंपराओं से निर्मित होता है।
ये बात मानते हैं लोक साहित्य के रचने वाले, लोक साहित्य पर अध्ययन करने वाले ये विद्वान ऐसा कहते हैं कि लोक नाट्य का स्वरूप इन्हीं सब पर आधारित है, इन्हीं सब से निर्मित होता है। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं कौन सी हैं? लोक नाट्य की भाषा के विषय में सबसे पहली बात करते हैं। लोक नाट्य की भाषा के विषय में कृष्णदेव उपाध्याय जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि अत्यंत सरल, सहज एवं बोलचाल की तथा स्थानीय बोलियों पर आधारित होता है, जिससे अल्प शिक्षित तथा निरक्षर व्यक्ति भी उसके भावों को सहजता से ग्रहण कर लेता है या समझ पाता है। अब बात करें संवाद की, तो संवाद जो लोक नाट्य के होते हैं बहुत लंबे लंबे नहीं होते कि लंबे डायलॉग डिलीवरी हो और दूसरा पात्र इंतजार करता रहे अपनी बारी का। संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक तथा प्रश्नोत्तर की शैली में होते हैं, जिनमें कृत्रिमता का अभाव रहता है। अब कथानक की बात करें, प्रायः कथानक इसके पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा सामाजिक जीवन से लिया जाता है। तो लोक नाट्य के इतने विषय होते हैं, इतने एरिया है जहां से विषय का चुनाव किया जाता है, जैसे रामलीला, रासलीला, स्वांग, यक्षगान। पात्रों की बात करें तो पात्रों का चयन भी लोक परंपरा के अनुरूप होता है तथा परंपरागत रूप से अनेक लोक नाट्यों में स्त्री भूमिकाएं भी पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती रही हैं। रंगमंच की बात करें कि रंगमंच कैसा हो, इसकी विशेषता क्या है, तो रंगमंच प्रायः खुले मैदान, गांव के चौपाल या मेले में अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है, जहां पर्दे और जटिल रंग सज्जा की अपेक्षा अभिनय, संगीत, दर्शकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। तो रंगमंच बहुत टीम टाम वाला न हो, खुला रंगमंच हो, गांव के चौपालों में, मेले में अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है। जैसे तखत होता है, लकड़ी के तखत, काठ के तखत पे ही खड़े होकर के जो पात्र होते हैं वो अपने नाट्य की प्रस्तुति देते हैं। न पर्दा होता है, न लाइट होता है, न रंग संयोजन की बात होती है, न नेपथ्य होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पूरा एकदम ओपन होता है। आप लोगों ने देखा होगा गाँवों में जिस तरह से पहले नाटक वगैरह होते थे। लोकगीत, नृत्य, वाद्य संगीत और तात्कालिक अभिनय इसकी प्रस्तुति को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। तो सब कुछ का समन्वित रूप होता है नाट्य। अगर आप देखे होंगे तो चाहे रामलीला को भी अगर आपने देखा होगा तो वहां भी आप देखेंगे कि दृश्य तो है ही, नृत्य भी बीच में होता है, लोकगीत भी गाए जाते हैं, वाद्य संगीत भी बजते हैं, हारमोनियम या ढोलक या अलग अलग तरीके के, जैसे जिस तरह का लोक नाट्य होगा उस तरह के जैसे गीत होंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोक नाट्य अपनी सरल भाषा, लोकानुकूल प्रस्तुति, सामूहिक सहभागिता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के कारण भारतीय लोक जीवन की जीवंत नाट्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बात हम लिख सकते हैं किसके विषय में? ये बात हम लिख सकते हैं लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताओं के विषय में। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाली जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लोक नाट्य के प्रसिद्ध जो रूप हैं उनके विषय में आपको लिखना है कि लोक नाट्य के प्रसिद्ध रूपों का परिचय दीजिए, कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो ये हमको जानना भी चाहिए, केवल लोक नाट्य उसकी विशेषताएं कह के हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, उसके रूप कौन कौन से फॉर्म में ये मिलता है। तो उत्तर देते वक्त हम लिख सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक प्रकार के लोक नाट्य प्रचलित हैं जो भारत के लोक जीवन की संस्कृति का जीवंत रूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब कहां कहां कैसे कैसे वो बातें हम इसमें देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी प्रदेशों में क्रमशः रामलीला तथा रासलीला का प्रचलन है। पूर्वी क्षेत्र में रामलीला, पश्चिमी प्रदेश में रासलीला, जो व्यापक जनमानस के जीवन का आधार है। रामलीला पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक अगर आप जाएंगे तो वहां पर रामलीला की पूरी एक परंपरा है जो लगातार खेली जाती है, और वैसे ही ब्रज क्षेत्र में रासलीला की प्रसिद्धि है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में मालवा का माच नामक लोक नाट्य प्रसिद्ध है,
जिसमें माच का अर्थ ही मंच होता है। ध्यान रखेंगे कि मालवा का माच नामक लोक नाट्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक है ख्याल नाम से। ख्याल लोक नाट्य राजस्थान में प्रचलित है। क्षेत्र को भी साथ में ध्यान रखेंगे। जो मालवा के माच का ही लोक नाट्य रूप है, यानी मालवा में जो माच नाम से लोक नाट्य प्रसिद्ध है, राजस्थान में वही लोक नाट्य ख्याल नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक और देखेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में, अलीगढ़ और आगरा के बीच में हाथरस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में नौटंकी नाट्य के रूप में प्रसिद्ध है। यानी नौटंकी कहाँ से संबद्ध है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, हाथरस में। ठीक है, नाट्य रूप के रूप में उत्तर प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इसे स्वांग या सांग भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में इसे नौटंकी को स्वांग या सांग भी कहा जाता है। आगरा में एक भगत नाम का नाट्य रूप प्रचलित है। ध्यान रखेंगे, आगरा में भगत नाम का नाट्य रूप प्रचलित है। गुजरात में एक भवाई नाम का लोक नाट्य अत्यंत प्रचलित है, लोकप्रिय है। इसमें स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष पात्र ही करते हैं, पुरुष कलाकार ही करते हैं। दैनिक जीवन की घटनाओं और धार्मिक विश्वासों के आधार पर ये प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी इनका विषय क्या होता है, दैनिक जीवन की घटनाएं और धार्मिक विश्वास, ये इसका विषय होते हैं। तो ये भवाई गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रूप हैं। इसके अलावा यक्षगान, भांगड़ा, छाऊ तथा विदेशिया, ये लोक नाट्य के रूप में प्रचलित हैं। विदेशिया के बारे में अगर बात करें हम, तो विदेशिया की रचना सारण जिले के बहुत प्रसिद्ध भोजपुरी के लेखक, कवि, रचनाकार भिखारी ठाकुर ने किया। तो विदेशिया की रचना सारण जिले के भिखारी ठाकुर ने किया। विदेश या परदेश चले गए व्यक्ति की निर्दयता का वर्णन उसकी पत्नी करती है। यही विदेशिया का विषय वस्तु है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में लोक नाट्य के विविध रूप विविध विषयों से जुड़े हुए आज भी विद्यमान है। तो लोक नाट्यों का रूप विविध है और विविध विषयों से वो जुड़ा हुआ है। अलग अलग उसके नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में। तो ये प्रमुख लोक नाट्य रूपों के विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो संभावना है अगर लोक नाट्य से संबंधित कोई प्रश्न आया तो उसके प्रसिद्ध रूपों की बात की जा सकती है, या फिर लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताओं की बात की जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर लोक नाट्य की परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है ये आपकी तैयारी में काफ़ी योग देगा। ये सभी प्रश्न, इनके उत्तर 200 शब्दों में है। ध्यान रखेंगे, 200 शब्दों में। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और देखें 200 शब्दों में आप जब लिखते हैं तो कितने पृष्ठ तक आप अपनी बात को खींच पाते हैं। तो एक अंदाजा आपको हो जाएगा। अपनी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास जरूर करें, उससे आपका नोट्स भी तैयार होगा एक, जो कि आप परीक्षा के समय रिवाइज करके जा सकते हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग अगली क्लास में आगे के जो हिस्से हैं लोक साहित्य के, उसको भी कंप्लीट करेंगे। 1-2 क्लास में हम लोक साहित्य वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी की बातें हैं वो सभी हम लोग देखेंगे। तो साथियों, यूपी हायर की नई बैच शुरू होने जा रही है, जो कि विज्ञापन संख्या 52 पर आधारित होगी। और नया पाठ्यक्रम जो कुछ भी अपडेट हुआ है उसके आधार पर ये पूरी बैच चलेगी। आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त से ये बैच रजिस्टर्ड हो रही है। जल्द ही जो साथी जुड़ रहे हैं, हम क्लासेस शुरू करके इस तैयारी को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।